महीने जो बच्चे के होते हैं, हफ्ते हफ्ते जो होते हैं, उसमें दिमाग बहुत तेजी से ग्रो करता है। ये जो एक्सप्लेनर ये इतना अहम है, वो पीरियड है कि इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां भी होती हैं बच्चे को। जो बच्चे को खुदा न खास्ता न्यूरोलॉजिकल जो मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर हो रहे हैं ना, यानी ये इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर है जो कि अगर बास्केटबॉल के 7 कोर्ट आप बना लें, उनको इकट्ठा कर लें और उसमें सुपर कंप्यूटर का हार्डवेयर रख लें, तो इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर है। और जो जीरो का बल्ब हमारे घरों में पहले लगा होता था वो 15 से 20 वाट का होता था, जो फ्रिज में बल्ब लगा होता है वो 20 वाट का। तो इंसान का दिमाग सिर्फ इतनी एनर्जी लेकर और पूरी जिंदगी बगैर किसी खास मेंटेनेंस के दिन रात काम करता रहता है। जिस तरह माँ की फिजिकल बॉडी में चेंजेस आती हैं, इसी तरह मेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा आती हैं। इतनी ज़्यादा आती हैं कि जब बताया जाता है किसी को कि जी ब्रेन जो है वो प्लास्टिक है और ब्रेन चेंज हो सकता है, तो उसमें जो एग्जांपल दी जाती है कि बड़ी उम्र में भी दिमाग बदल सकता है, वो प्रेग्नेंट खातून की दी जाती है। इतना दिमाग चेंज होता है। महीने जो बच्चे के होते हैं, हफ्ते हफ्ते जो होते हैं, उसमें दिमाग बहुत तेजी से ग्रो करता है। ये जो एक्सपोनेंशियल ये इतना अहम है, वो पीरियड है कि इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां भी होती हैं बच्चे को। जो बच्चे को खुदा न खास्ता न्यूरोलॉजिकल जो मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर हो रहे हैं ना, देर की उम्र से शादियां, इसमें बल्कि नंबर्स भी दिए गए हैं और ये रिसर्च पेपर मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। तो इसमें ये बताया गया कि अगर सपोज 30 साल के बाद बच्चा पैदा होता है। औलाद को अल्लाह ने माँ बाप के लिए अमानत कहा है, और ये भी कि इसको मुस्तकबिल के लिए तैयार करो। उसके लिए हमें औलाद की अच्छे तरीके से तरबियत करने की ज़रूरत है, जिसका आगाज़ बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी आदिल और मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जिंदगी का वो दौर जब माँ बाप एक नई जान, नई नस्ल की आमद की तैयारी करते हैं। खासतौर पर माँ अपने बच्चे के लिए जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं, एक लाइफलाइन की हैसियत इख्तियार कर लेती हैं। इस दौरान माँ बाप को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी ऐसी मिथ्स हैं जिनका टूटना ज़रूरी है, और कौन सी ऐसी बातें और एक्टिविटीज़ हैं जिनका करना ज़रूरी है, आज के वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम दिमाग को बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि दिमाग बच्चे का कैसे परवान चढ़ता है। मेरी कोशिश होगी कि वीडियो इतनी आसान और इसमें साइंस की चीज़ें हम बहुत आसान तरीके से बताएं, ताकि एक माँ को, एक बाप को और एक सास को भी ये समझ आए कि उनका होने वाला बच्चा, उनकी जो नस्ल आगे चलनी है, उसको क्या क्या ख़तरात लाहक हैं आज के माशरे से, इस लाइफस्टाइल से। इस हिस्से में हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जितने हैं जो मेजर हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इंसान का दिमाग कितना ताकतवर है। हम साथ ये देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि बच्चे के दिमाग को मजबूत करती हैं, वो कौन से खाने हैं, वो कौन सी ग़िज़ा है जो बच्चे के दिमाग को मजबूत करती है, और वो कौन से जहर हैं जो मुसलसल हमारे बच्चों में हम दिन रात फूंक रहे हैं और हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं है। स्ट्रेस क्या रोल अदा करता है, जब माँ को स्ट्रेस होता है तो बच्चे की डेवलपमेंट पर, दिमाग की डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि बहुत कहा जाता है कि बच्चा पैदाइश से पहले ही सीखना शुरू कर देता है, तो आप अपने बच्चे को पैदाइश से पहले क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं, और वो चीज़ें जो आप नहीं सिखा सकते उसके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। आखिर में हम न्यूरो स्ट्रेसर्स को दोबारा बयान करेंगे अपने माशरे के लिहाज से, और हम उन माशरती चीज़ों पर बिलखसूस ज़्यादा कोशिश करेंगे उनको हाईलाइट करने की, जो कि हम दानिस्ता तौर पर हमारे माशरे में आ चुकी हैं और उससे माँ और उसके बच्चे को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। और आखिर में कुछ एक दो सवाल जो पहले हमें लोगों ने किए हैं उनका हम जवाब देंगे। अदील, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे आपकी गुफ्तगू में से ही होगा कि इंसानी दिमाग कितना ताकतवर है। देखें, इंसान के दिमाग की जो ताकत है वो आज तक हम सही तरीके से, उसका कोई पैमाना नहीं है और ना ही हम उसको मेज़र कर सके हैं। लेकिन हम इंसान के दिमाग जैसी चीज़ें बनाने के लिए कोशा हैं। हम ऐसे सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हैं जो कि इंसान के दिमाग की तरह काम कर सकें।
अगर मैं आपको सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर की तरफ लेकर चलूं, क्योंकि बच्चे का दिमाग इस चीज से भी मुतासर होता है कि माँ किस फिजा में सांस लेती है। यानी माँ का बच्चे पर जो असर है वो इतना गहरा होता है कि माँ किस एटमॉस्फेयर में सांस ले रही है, वो हवा की क्वालिटी क्या है, ये भी बच्चे के दिमाग पर असर करती है। तो उसका जो सुपर कंप्यूटर है, हम इंसान का जो सुपर कंप्यूटर है, जो हमारा दिमाग है, उसके मुकाबले में जब इंसान कोशिश करता है कि वो आर्टिफिशियल डिवाइसेस बना सके, तो उसमें हमें जो नज़र आते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स ही हैं। मैं आपको एक सुपर कंप्यूटर की लेके तरफ आपको एक सुपर कंप्यूटर की तरफ लेकर चलता हूँ, जो कि इस वक्त दुनिया का नंबर 1 कंप्यूटर है तेज़ी में। और ये सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है फुगाकू। जापान का है तो नाम थोड़ा सा वैसा ही है, फुगाकू सुपर कंप्यूटर है। उसके अलावा पहले भी सुपर कंप्यूटर्स आते रहे। इस सुपर कंप्यूटर का जो एरिया है जिसमें इसकी कैबिनेट्स हैं, प्रोसेसर पड़े हुए हैं, अलमारियां पड़ी हुई हैं, वो है 32,000 स्क्वायर फीट। यानी ये इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर है जो कि अगर बास्केटबॉल के 7 कोर्ट आप बना लें, उनको इकट्ठा कर लें और उसमें सुपर कंप्यूटर का हार्डवेयर रख लें, तो इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर है। बास्केटबॉल के 7 कोर्ट, अगर बास्केटबॉल मुश्किल लग रहा है तो टेनिस कर लें या स्विमिंग पूल कर लें, तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी बात हम कर रहे हैं। रफली मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 400 अलमारियां, और जो पावर ये इस्तेमाल करता है वो है 28 मेगावाट। 28 मेगावाट एक छोटे शहर की पावर होती है, और 10,000 लोगों से ज़्यादा का पानी ये इस्तेमाल करता है ये सुपर कंप्यूटर। इतना पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। तो इसे तो बहुत जल्दी दिमाग का हर काम कर लेना चाहिए, लेकिन आज भी ये दिमाग की लॉजिकल साइड की प्रोसेसिंग तो कर सकता है, इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर सकता। इसके पास शऊर नहीं है, इसके पास जज्बात नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ों की लॉजिक्स भी बाजुकात ये मिस इंटरप्रेट करता है, इसको समझ नहीं आती। तो हम इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर ले रहे हैं जिसको 28 मेगावाट हम बिजली दे रहे हैं। आपको पता है दिमाग को कितनी बिजली चाहिए होती है, कितनी पावर चाहिए? 20 वाट। और जो जीरो का बल्ब हमारे घरों में पहले लगा होता था वो 15 से 20 वाट का होता था। जो फ्रिज में बल्ब लगा होता है वो 20 वाट का। तो इंसान का दिमाग सिर्फ इतनी एनर्जी लेकर और पूरी जिंदगी बगैर किसी खास मेंटेनेंस के दिन रात काम करता रहता है। और इसके अंदर 87 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन एक सेल है, समझ लें कि ये दिमाग का एक सेल है, तो 87 अरब सेल हैं, और एक न्यूरॉन 10 से लेके 15,000 कनेक्शन बना सकता है। अब 87 अरब न्यूरॉन जब 10 से 15,000 कनेक्शन बनाएंगे, तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 10 से 100 ट्रिलियन कनेक्शंस तक जा सकते हैं। और 100 ट्रिलियन कनेक्शन जब एक इंसान के दिमाग में बन रहे होते हैं, तो आप देखेंगे उसकी क्या ताकत होगी। लेकिन ये न्यूरॉन्स, इनकी पैदाइश और इनके कनेक्शंस, बहुत चीज़ें इस पर अफेक्ट कर सकती हैं, और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इन पर इम्पैक्ट कर सकती हैं, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिशाई काकू जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं, और ज़्यादा उनको कहा जाता है कि वो एक साइंस कम्युनिकेटर हैं, वो ये कहते हैं कि दुनिया में जो कायनात में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ इंसानी दिमाग है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ हमारी कायनात में ना तो ब्लैक होल्स हैं, ना न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, ना गैलेक्सीज हैं जिनमें अरबों सूरज हैं और उनके गिर्द कई सियारे हैं और उन पर पता नहीं ज़िंदगी है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें हमारे एक बच्चे के दिमाग के बराबर कम्प्लेक्सिटी नहीं रखती। यहाँ से मेरे ज़हन में मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या मर्द और औरत के दिमाग में भी कोई फ़र्क होता है? मर्दों को तो ये लगता है कि मर्द और औरत के दिमाग में बहुत फ़र्क होता है, और औरतों में भी लगता होगा। ये कि आप साइंसी बुनियाद पर इसके बारे अच्छा, साइंसी बुनियाद पर, तो साइंसी बुनियाद पर फ़र्क बहुत कम है। 90% इंसान दोनों तरफ के दिमाग एक जैसे हैं। मर्द की क्योंकि हैयत बड़ी होती है, इसलिए उसका दिमाग 10% ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन दिमाग बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि उसका दिमाग ज़्यादा फास्ट होता है। औरत के दिमाग के दोनों हिस्सों में, दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। हमारे पास ऐसा एक मॉडल भी पड़ा हुआ है, वो भी हम यूज़ कर सकते थे। लेकिन दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो जो दोनों हिस्सों के दरमियान कनेक्शंस होते हैं वो औरतों के बहुत ज़्यादा होते हैं। कनेक्टिविटी
औरतों के दिमाग की ज़्यादा होती है बनिस्बत मर्द के। इसीलिए औरतों का जो दिमाग है उसमें इमोशन प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। औरतों में जज्बात ज़्यादा होते हैं और वो फिर जज्बात को किस तरीके से हैंडल करती हैं वो भी डिफरेंट है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ कि बहुत छोटी छोटी तो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी काम कैसे करता है फ़र्क वो ये बता दूं कि जब मर्द को स्ट्रेस होता है, कोई परेशानी होती है, मसलन अगर हमें पता चले आज खुदा ना खास्ता इस घर पर रात को डाकू आने वाले हैं, तो मेरा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होगा वो ये होगा कि मैं कहूँगा अच्छा मैं कोई बंदूक पकड़ लूँ फाइट का, ठीक है, या मैं कहूँ ये घर छोड़ दें, या मैं कहूँगा कि कुछ ना करे डर जाए बैठ जाए, जो देख अल्लाह ताला कि जो होगा अल्लाह देखी जाएगी। औरतों का फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स ये नहीं होता। अच्छा। औरतों का रिस्पॉन्स ये होता है कि औरतें कहती हैं कि हमें सोशल कनेक्टिविटी चाहिए। वो फ़ौरन फ़ोन करेंगी, अपनी बहन को बताएंगी, अपने अब्बू को बताएंगी, अपने भाई को बताएंगी, ठीक है। औरतों में ऑक्सीटोसिन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। औरतें जो सोसाइटी की सपोर्ट है वो चाहेंगी, वो कहेंगे कि अच्छा किसी और को बुला लेते हैं, हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिमाग काम करते हैं। इसलिए जब औरत स्ट्रेस में होती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो दूसरों से बातचीत करें। अगर आप किसी खातून को, माँ को स्ट्रेस में देखें, तो अगर मैं शौहर हूँ और आप स्ट्रेस में हैं, तो मुझे चाहिए, जो कि हम अमूमन नहीं करते, हम नहीं समझते ये चीज़, कि मैं आपसे बातचीत करूँ। और अगर आप मुझे स्ट्रेस में देखें तो आप ये देखेंगे कि मैं कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, या मैं भागने की कोशिश कर रहा होता हूँ, उस चीज़ को फेस करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। तो बड़े डिफरेंट चीज़ें हैं ये दोनों के। हमारे जो दिमाग हैं, इन दोनों दिमागों में बड़ा फ़र्क है इस लिहाज से। अच्छा, आज के अगर हम टॉपिक की बात करें प्रेगनेंसी, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। तो प्रेगनेंसी के टाइम के दौरान माँ के दिमाग में क्या-क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं? क्योंकि फिज़िकली तो आती ही हैं और वो सबकी नज़र में होती हैं, लेकिन हम मेंटल तब्दीलियों की तरफ कम ही सोचते हैं। जिस तरह माँ की फिज़िकल बॉडी में चेंजेस आती हैं, इसी तरह मेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा आती हैं। इतनी ज़्यादा आती हैं कि जब बताया जाता है किसी को कि जी ब्रेन जो है वो प्लास्टिक है और ब्रेन चेंज हो सकता है, तो उसमें जो एग्जांपल दी जाती है कि बड़ी उम्र में भी दिमाग बदल सकता है, वो प्रेग्नेंट खातून की दी जाती है। इतना दिमाग चेंज होता है। जब औरत प्रेगनेंसी में जाती है तो उसका दिमाग उससे अगले 3 साल और कुछ जगह पर 5-6 सालों तक चेंज हो जाता है। तो अब जब दिमाग चेंज होगा तो उसका बिहेवियर भी थोड़ा सा चेंज होगा। उसके दिमाग का ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है, दिमाग थोड़ा-सा सिकुड़ जाता है। उसकी वजह ये है कि दिमाग प्रूनिंग करता है। प्रूनिंग का मतलब ये है, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं ना, वो जिस तरह हम पौधों की कटिंग करते हैं, इधर-उधर की जो शाखें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको काट देते हैं, फालतू शाखें। इसी तरीके से वो मेमोरीज़, वो याददाश्तें, वो चीज़ें जिनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ब्रेन देखता है कि ये तो बार-बार यूज़ ही नहीं हो रही, इस्तेमाल ही नहीं हो रही, तो फ़ायदा क्या? काटो इसको, इसको काटो, इसको काटो। वो उन हिस्सों को मजबूत करता है, कनेक्टिविटी उन हिस्सों की बढ़ाता है जो कि बच्चे की निगहदाश्त के लिए बने हैं, जो केयर गिविंग है, जो इमोशंस से ताल्लुक़ रखते हैं। क्यों? क्योंकि कुदरत माँ को तैयार कर रही है कि उसने बच्चे की छोटी-सी भी चूँ पर फ़ौरन रात को उठ जाना है। उसने इतना सेंसिटिव होना। अब देखें, बाप नहीं उठते, माँ फ़ौरन उठती है। क्यों? क्योंकि बाप का दिमाग उस तरीके से चेंज नहीं हुआ होता, माँ का दिमाग उस तरीके से चेंज हो जाता है। फिर उसके साथ-साथ हार्मोनल चेंजेस आती हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में और हमारे दिमाग में ऐसे केमिकल स्प्रे होते हैं, जो कि हमें मुख्तलिफ कामों पर या मुख्तलिफ आदात पर जब हम करते हैं, तो उसके बाद या उससे पहले हमारी बॉडी और हमारे दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। मसलन मैं आपको एक छोटी-सी आगे इसकी एग्ज़ाम्पल दूँगा, हार्मोन्स को समझाने के लिए। अब ये जो स्प्रे होते हैं, ये माँ के दिमाग के स्प्रे वाले चैम्बर जहाँ पर की वजह से वो स्प्रे हो रहे हैं, तो वो बच्चे के दिमाग को खाना शुरू कर देते हैं। वो बच्चे के दिमाग को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा ये समझना कि माँ का दिमाग चेंज होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, उसको बच्चे के लिए चेंज करती है कुदरत, और फिर माँ को याददाश्त भी कमज़ोर होती है। बाज़ औक़ात लगता है नाम भूल गया। आप भी मुझे कहती होती थी कि मुझे अभी तक लगता है कि हमारे माशाल्लाह 2 साल पहले बेटी हुई, तो आपको अभी तक लगता है कि नाम भूलते हैं। उसकी वजह यही है कि वो कोई ऐसा नहीं है कि आपकी जो नहीं। याददाश्त, हाँ, उस कमज़ोर हो गई है या कोई मसला हुआ है।
ये चीज़ 3 से 4 साल तक भी चल सकती है, जो बच्चे की डिलीवरी है उसके बाद। तो वो जो मेंटल फॉग है, याददाश्त का कमज़ोर होना है, चीज़ों का भूल जाना है, वो वक्ती तौर पर होता है, लेकिन उसकी जगह और बड़ी चेंजेस बच्चे के माँ के दिमाग में आ रही होती हैं। सही। तो अगर बच्चे की दिमाग की परवरिश की बात करें, दिमागी निगहदाश्त की बात करें, तो ये प्रेगनेंसी के किस टाइम में सबसे ज़्यादा ये प्रोसेस होता है? जैसे कि प्रेगनेंसी को अगर हम डिवाइड कर लें तो 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड होती है। तो हम किस ट्राइमेस्टर में ये ज़्यादा ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है कि आपके बच्चे का दिमाग अच्छी निगहदाश्त आप कैसे कर सकते हैं? देखें, अब थोड़ा-सा मैं आपको सिंपल तरीके से, आपको तो इन चीज़ों का काफ़ी इल्म है, मैं लोगों के लिए थोड़ी-सी आपको बच्चे के दिमाग के बारे में बताऊँगा। एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में आप देखेंगे, आपको नज़र आ रहा है कि बच्चे का दिमाग 5वें हफ्ते कैसा होता है। फिर आपको 13वें हफ्ते नज़र आ रहा है, फिर आपको नज़र आ रहा है जब वो बर्थ पर होता है, तो कितनी ड्रास्टिक चेंज आती है। जो 5वें हफ्ते में ये जो छोटी-सी प्लेट हमें नज़र आती है, इसे न्यूरल प्लेट कहते हैं। ये आगे भी काम आएगी, क्योंकि आपने याद रखना है ये वर्ड न्यूरल प्लेट, क्योंकि जब मैं स्ट्रेस की बात करूँगा माँ को, तो उस वक़्त भी न्यूरल प्लेट पर काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे, तो आपने ये तस्वीर याद रखनी है। उसके बाद ये 3 से 4 5वें हफ्ते बनना शुरू हो जाती है न्यूरल प्लेट, और फिर इसके साथ नीचे स्पाइनल कॉर्ड बनना, जो पीछे बोन है वो बनना शुरू हो जाती है। आहिस्ता-आहिस्ता 12वें हफ्ते तकरीबन बच्चे के जो कनेक्शंस हैं वो बनते हैं, यानी 7वें से 8वें हफ्ते न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाते हैं दिमाग में, दिमाग के सेल बनना शुरू हो जाते हैं प्रेगनेंसी से, और 12वें हफ्ते में कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि जब 2 सेल बनते हैं, और 87 अरब सेल हैं, 2 सेल बनते हैं, और जब वो आपस में कनेक्ट होते हैं तो इसका मतलब बच्चे ने कुछ सीखा है। सपोज बच्चे ने माँ को देखा, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसने माँ की चेहरे के पैटर्न याद करने, तो कनेक्शन बनने शुरू हो जाएंगे। जब भी वो माँ को देखेगा, वही कनेक्शन दोबारा एक्टिवेट होंगे, तो उसको पता लगेगा ये मेरी माँ है। ठीक है, तो 2 कनेक्शन बनने ज़रूरी हैं। 12वें हफ्ते में, 13वें हफ्ते में बच्चे का दिमाग रेडी हो चुका होता है कि वो कुछ लर्निंग करें, लेकिन सीखे, लेकिन उसके पास सेंसेस नहीं होती, उसके पास कान नहीं होते, उसके पास नाक नहीं होता, जायका नहीं होता, वो चीज़ें जो दिमाग को डाटा देती हैं वो नहीं बनी होती। तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है कि जब सेंसेस आएंगी तो वो उस वक्त सीखना शुरू करेगा। तो 20वें महीने में, अब वो अपने 20वें हफ्ते, हमने पहले ये बात की थी कि मैं महीनों में चला जाता हूँ हफ्तों से, तो इन्होंने कहा था कि मैं आपको ठीक कर दूंगी। जब भी हम 20वां महीना, 36वां महीना कहने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ठीक कर दूंगी। तो वेरी गुड, ठीक है। अब 20वें हफ्ते में जो बच्चे की बॉडी के जो मैकेनिज्म है, दिल का धड़कना, सांस वो करना, वो बच्चे जो है ना, वो दिमाग के, ये मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये एक बुक है द डेवलपिंग ह्यूमन, ये हम आपको साथ दिखा भी रहे होंगे और रेफरेंसेस भी इन पे देंगे। जो ट्राइमेस्टर की बात की आपने, वो ये हैं 9 महीने, तो 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर होता है। तो पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर, तीसरा ट्राइमेस्टर। तीसरा ट्राइमेस्टर का मतलब ये है कि आखिरी 3 महीने। हाँ, तो आखिरी जो 3 महीने हैं, या मैं ये कह दूं कि 28वें से लेकर 38 महीने, 40 महीने जो बच्चे के होते हैं, हफ्ते हफ्ते जो होते हैं, उसमें दिमाग बहुत तेजी से ग्रो करता है। ये जो एक्सपोनेंशियल, ये इतना अहम है, वो पीरियड है कि इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां भी होती हैं बच्चे को। जो बच्चे को खुदा न खास्ता यहाँ न्यूरोलॉजिकल जो मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर हो रहे हैं ना, हमारा भी बच्चा बैकग्राउंड में बोलता रहेगा, तो हमने उसको भी बेचारे को किसी के हवाले किया हुआ है इस पूरी वीडियो के लिए। तो वो जो आपके जो डिसऑर्डर्स आते हैं ना बच्चों को, वो इन हिस्सों से आते हैं, इस ड्यूरेशन में आते हैं। क्या हम करते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं उनका दिमाग पूरे तरीके से काम नहीं करता। लेकिन इसी हिस्से में एक और काम भी होता है, और वो होता है माइलिनेशन। माइलिनेशन का मतलब ये है कि जिस तरह एक तार होती है, उसके ऊपर आप कोटिंग चढ़ा देते हैं, तो हर न्यूरॉन के ऊपर ना एक कोटिंग चढ़ती है। ठीक है, अगर एक किताब है, और किताब जो है वो आपके पास वैसे है, तो आप उसको ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर मैं जिल्द करा दूं तो वो मजबूत तो हो जाती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो बच्चे की जब, ये मैं आपको तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि बाहर जब नीले रंग की कोटिंग हो जाती है ना, तो दिमाग की, ये न्यूरॉन्स की इंसुलेशन होती है, तो दिमाग की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। और अब क्या होता है कि बच्चे का पहले ही ये वाला दिमाग बड़ी तेजी से, जो सामने वाला है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बढ़ रहा है,
और दिमाग की स्पीड भी तेज़ हो रही है। तो अब जो बच्चे की प्रोसेसिंग है वो भी बड़ी तेज़ी से अच्छी होगी, और यही वो टाइम है जब बच्चे को लर्निंग करवाई जा सकती है। यही वो महीने हैं, आखिरी 2-3 महीने हैं, जहाँ पर आप बच्चे को लर्निंग करवा सकते हैं। साथ-साथ जब हम बच्चे के फेजेस समझ रहे हैं, वहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि हम हार्मोन्स को भी समझें। हार्मोन क्या है? व्हाट्सएप मैसेजेस है। जिस तरह व्हाट्सएप मैसेजेस हम एक दूसरे को करते हैं ना, बॉडी भी व्हाट्सएप मैसेजेस करती है। अच्छा, जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड के ज़रिए बॉडी में मूव करते हैं। वो स्लो, वैसे केमिकल हैं जो खून में शामिल होते हैं, फिर दिमाग तक पहुंचते हैं, बाकी बॉडी तक पहुंचते हैं, ठीक है, और स्लो होते हैं। मसलन मैं आपको हार्मोन का एक नाम देता हूँ, बहुत ज़रूरी है ये जानना, उसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है। जब टीनेजर्स भागते हैं ना कि हमने अपने दोस्तों के पास जाना है, हमने अपने दोस्तों के पास जाना है, टीन एज पर भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इन सीरीज़ में, क्योंकि हमने पिछली सीरीज़ में बच्चों पे बात की थी। तो उस वक्त उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन स्प्रे हो रहा होता है, और वो भागते हैं उनके नज़दीक। वालिदैन की कोई बिल्कुल इतनी वक़्त नहीं रहती, वो अपने दोस्तों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस कुछ अरसे के लिए देते हैं, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो ऑक्सीटोसिन। इसी तरीके से अब अच्छा एक ये हार्मोन है, होना चाहिए, ये दिमाग को मज़बूत भी करता है, उसको डेवलप भी करता है। अगर एक बच्चे के और माँ के दिमाग में ऑक्सीटोसिन बार-बार प्रोड्यूस हो रहा है, वो हम आगे देखेंगे किन चीज़ों से होते हैं। लव हार्मोन है, ट्रस्ट हार्मोन है, बॉन्डिंग है, तो बच्चा है जो उसका दिमाग तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत अच्छी अगर किसी एनवायरनमेंट में ट्रस्ट है, एक घर में ट्रस्ट है, एक ख़ानदान में ट्रस्ट है, एक दूसरे पर यकीन है, टेंशन नहीं है, आगे फिर कॉर्टिज़ोल है, बिल्कुल डिफरेंट। अब कॉर्टिज़ोल आम बंदे को चाहिए, मुझे और आपको चाहिए, क्योंकि हमने जो काम करने हैं इस वक्त भी कॉर्टिज़ोल इस्तेमाल हो रहा है फोकस करने के लिए। लेकिन अगर कॉर्टिज़ोल ज़्यादा होगा तो वो दिमाग को, स्ट्रेस हार्मोन है, तो वो दिमाग को खाना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन दिमाग को खाना शुरू हो जाता है। फिर कुछ ऐसे मैसेज होते हैं, ये तो बॉडी के मैसेज थे, पूरे बॉडी में और दिमाग में जा रहे हैं। कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो कि सिर्फ दिमाग के अंदर रहते हैं, उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। उनमें एक एग्जांपल देता हूँ, डोपामीन, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इस पूरे कोर्स में। डोपामीन ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर, बहुत अच्छा ट्रांसमीटर है दिमाग के लिए, पैदा होना चाहिए माँ के दिमाग में भी, बच्चे के दिमाग में भी। ये उस वक्त होता है जब मैं आपके खाने की तारीफ़ करता हूँ। मैं कहता हूँ, जब आपको रिवॉर्ड मिलता है किसी चीज़ का, वो रिवॉर्ड चाहे आपको पैसों की शक्ल में मिले, चाहे आपको तारीफ़ की शक्ल में मिले, ठीक है? चाहे आपको नशे की शक्ल में मिले। तो नशा भी एक्चुअली यहीं से जाता है। तो ये 2-3 न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन दोस्ती, मोहब्बत, ट्रस्ट का। कॉर्टिज़ोल खतरनाक, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नॉर्मली हमारी बॉडी में काम अच्छे कर रहा होता है। और तीसरा है डोपामाइन, जो कि रिवॉर्ड का है। सही। अब आपने हमें बताया कि आमतौर पर ये थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है, इसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में हम तफ़सील से आपसे जानना चाहेंगे, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएँ। कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, किनके बारे में माँओं को पता होना चाहिए, माँ-बाप को पता होना चाहिए? मैं आपको एक स्टडी की तरफ लेके चलता हूँ। एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर एरिक कॉर्शिंग। मैं होपफुली इनका नाम, एक तो मुझे ये नहीं समझ आती, साइंसदान अपना नाम इतना मुश्किल क्यों रखते हैं? ये तो पाबंदी लग जानी चाहिए साइंसदानों पर कि आपका नाम पूरी दुनिया ने लेना है। यार, आप सिंपल नाम रखें। हमारे नाम सिंपल होते हैं, इनके नाम ऐसे हैं कि बंदा स्पेलिंग पढ़ के जितनी मरतबा भी याद करे वो याद नहीं होते। तो हम नाम यहाँ पर लिख भी मेरे देंगे, ख्याल में आपने ठीक है। ठीक लिया। तो ये डॉक्टर हैं यूसी सैन डिएगो यूनिवर्सिटी के, और इन्होंने एमआरआईज़ की, और लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी आखिरी 3 महीनों में, बच्चों के जो दिमाग है उसको इन्होंने स्टडी किया। इन्होंने देखा कि एक ऑटिस्टिक बच्चे का दिमाग कैसा होता है और एक नॉर्मल बच्चे का दिमाग कैसा होता है। तो पता चला कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उसका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये माथे के नीचे जो दिमाग जो बड़ी तेज़ी से डेवलप होता है, उसकी जब वो कोई चीज़ देख रहा होता है, किसी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहा है, तो उसके डिफरेंट हिस्सों में एक्टिविटी हो रही होती है दिमाग की। यानी वो किसी से बात कर रहा है, ये कर, लेकिन एक नॉर्मल बच्चे की डिफरेंट होती है। तो उनको आइडिया हो गया कि जो ऑटिज्म है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, वो यहाँ पर जो आखिरी 3 महीने हैं वो उसके लिए बहुत क्रूशियल है। जेनेटिकली भी हो सकता है, यानी अगर फैमिली में आ रहा है तो आ सकता है, लेकिन जब माँ प्रेग्नेंट है तो उसके आखिरी 3 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। और फिर खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं कि उस वक्त नहीं हुआ, तो बाद में इसके सिम्टम्स 3 से लेकर और बड़ी उम्र तक सामने आ सकते हैं।
अच्छा, ये वो टाइम क्यों होता है जबकि बच्चे का, क्योंकि ये दिमाग बढ़ता है, तो उन्होंने देखा कि जिस बच्चे के इस दिमाग में, सामने वाले दिमाग में ज़्यादा ग्रोथ होती है, यानी उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो 2/3 75% ज़्यादा होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे के। अगर एक बच्चे के सपोज न्यूरॉन्स जो हैं वो 100 हैं तो उसके 175 होंगे, यानी इतना फर्क होता है, इतने ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। और ये वो जो कनेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चा होता है, ये जो हिस्सा होता है, ये लैंग्वेज के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, सोशल एक्टिविटी के लिए होता है, ठीक है ना। अब ऑटिज्म में बच्चे इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऑटिज्म एक बीमारी नहीं है, और ये एक ऐसा है, जैसे आप ये कहें कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ है और आपका सपोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है। तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, बच्चे का ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो गया। उसकी वजह से बच्चे का जो बिहेवियर है, जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हो गए। मसलन इस बच्चे को आप इससे बात करेंगे, हो सकता है आपसे बात ना करें। ये किसी से ख़ास बात ना कर सकें। ये थोड़े अरसे बाद चीज़ों से बोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है? इसको बाज़ औक़ात अकेले खेलने में मज़ा आता है। तो इसकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और हम समझते हैं कि ये बच्चा जो है, इसको अर्ली अगर डायग्नोस कर लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। मैं आपको ये भी बताऊँ, ये बच्चा रूटीन्स को बहुत पसंद करता है। इसको कोई नई चीज़ मिलती है ना, ये परेशान हो जाता है। ये चाहता है कि हर चीज़ जो है ना वो प्रेडिक्टेबल तरीके से आए, जो चीज़ें लगी बंधी हो कि जब खाना खाना है तो खाना खाना है, जब करना है हमने। अच्छा, फ़ोकस जो ऐसा होता है इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको नंबर्स, इसको ट्रेन्स, इस किस्म की चीज़ें बड़ी अच्छी आती हैं, समझ आती हैं। कि ज़्यादा हाँ, नहीं जाते। लॉजिक्स में थोड़ा-सा ये कमज़ोर होता है, तो इसलिए इसको आप ये नहीं कह सकते कि सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं, लोगों में जाके ये बिल्कुल खुशी महसूस नहीं करता, बल्कि ये अवॉइड करता है, और थोड़ा-सा आप कह लें कि सेल्फ सेंटर्ड भी होता है। ऑटिस्टिक बच्चे को अगर आपने समझना है, तो मूवीज़ हैं, वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑटिस्टिक बच्चे किस किस्म के होते हैं। एक बड़ी पुरानी मूवी है द रेन मैन, ये काफ़ी पहले की, मेरे ख़्याल में 90s की मूवी है, तो बहुत अच्छी मूवी है। उसमें एक जीनियस दिखाया गया है, लेकिन वो ऑटिस्टिक है, और जो ऑटिस्टिक होते हैं वो फिर जिस चीज़ पे आ जाएँ तो उनका फ़ोकस उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और एक शाहरुख की भी मूवी है, माय नेम इज़ खान, उसमें उसको ऑटिस्टिक दिखाया गया। जबकि जो दूसरा मेजर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है उसे हम एडीएचडी कहते हैं। एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। इसको हम इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक रेस कार है, एक नॉर्मल बंदा एक कार है, तो उसके मुकाबले में एक रेसिंग कार है। ये बच्चा एक रेसिंग कार होता है। इसका इंजन बहुत बड़ा होता है, लेकिन ब्रेकें नहीं होती, ठीक है? तो अब ये एक्टिव बहुत है, इसके पास बहुत एनर्जी होती है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन ये इम्पल्सिव भी होता है। ये इसकी मूवमेंट्स बड़ी एब्रप्ट होती हैं, ये किसी वक़्त भी ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता एक जगह, मूव करता रहेगा, इधर मूव करता रहेगा, इधर मूव करता रहेगा। इसको डिस्ट्रैक्ट बड़े आराम से किया जा सकता है। इसके लिए फ़ोकस करना उतना आसान नहीं है। फिर मैंने बताया कि एकदम जवाब दे देगा, इंटरप्ट कर देगा, बीच में बोल देगा। आप कहेंगे इस बच्चे को क्या हुआ? लेकिन ये सिम्पटम्स हैं कि अगर आपको बार-बार एक बच्चे में ये सिम्पटम नज़र आ रहे हैं तो, लेकिन ऑन द अदर हैंड इसकी, इन बच्चों की स्ट्रेंथ्स भी हैं। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये क्रिएटिव होता है, आउट ऑफ बॉक्स। ये ऐसा सॉल्यूशन लेके आएगा कि आप एक मर्तबा वो परेशान हो जाएँगे। जो पसंद की चीज़ें हैं उस पर ये हाइपर फ़ोकस्ड होता है। जो पसंद की चीज़ें नहीं उसकी तरफ बिल्कुल इसका ध्यान नहीं होता, ये उसको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराता। ऑटिस्टिक बच्चे की, वैसे तो तारे ज़मीन पर जो मूवी है वो एक ऐसे बच्चे की है जिसे डिस्लेक्सिया है, लेकिन उसमें जो आपको सिम्पटम्स नज़र आते हैं वो एडीएचडी बच्चे के नज़र आते हैं। तो ये दोनों न्यूरो डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर हैं, इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्रेगनेंसी में ही शुरू हों, मगर क्यों, वो हम देखेंगे। अच्छा, प्रेगनेंसी के टाइम की बात की जाए तो अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चा प्रेगनेंसी में क्या आवाज़ें सुनता है या रोशनी पर कोई रिस्पॉन्स देता है?
इसके बारे में आप क्या बिल्कुल बच्चे की जो सेंसेस जब बन जाती हैं तो उसके बाद उसके लिए टेस्ट करना, जो माँ खाती है वो टेस्ट करता है। और बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि माँ जो जो टेस्ट करती है, चीज़ें ज़्यादा खाती है, वो बाद में जब खाता है तो उसकी मेमोरी उसको बताती है कि ये उसने पहले टेस्ट किए हुए हैं। डॉक्टर जैन नाहिस जो हैं, ये डॉक्टर हैं और ये नीदरलैंड से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने बताया कि बच्चा मूव करता है, रिस्पॉन्ड करना है, रोशनी को भी रिस्पॉन्ड करता है। था? जब बच्चा रोशनी को फील करता है तो वो उसे भी रिस्पॉन्ड करता है, वो आवाज़ों को रिस्पॉन्ड करता है, वो आवाज़ों को सुनता है और उस पर रिएक्ट भी करता है। और ट्राइमेस्टर में तो ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और अगर बच्चे को टच किया जाए, फिजिकल टच किया जाए, तो वो उस टच को भी रिस्पॉन्ड करता है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें बच्चे को बिल्कुल नई किस्म की आवाज़ें सुनाई। तो पहली मरतबा जब एमआरआई की तो देखा तो बच्चा उन आवाज़ों की वजह से उसने बहुत मूवमेंट की, कोई नज़म सुना दी, कोई पोएम सुना दी, कोई एक नई चीज़। उसके बाद दोबारा वही सुनाई, तो बच्चे की मूवमेंट कम थी। फिर और सुनाई, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो इसे कहते हैं कि वो हैबिचुअल हो गया। ठीक है, इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि वो हैबिचुअल हुआ, उसको आदत पड़ गई कि अच्छा ये चीज़ जो है वो नॉर्मल है। और साथ-साथ उन्होंने ये भी देखा कि उसने वो चीज़ें बाद में कुछ मेमोराइज़ भी करना शुरू कर दी, मतलब उसकी मेमोरी भी बनना जैसे शुरू हो गई। की आवाजें आवाज़ें हैं, बातचीत हो गई है, तो उन्होंने देखा कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी डेवलप हुई, और शॉर्ट टर्म मेमोरी डेवलप होने की वजह से उसके जो ब्रेन के पाथवेज़ हैं, वो बनना शुरू हो गए। फिर उन्होंने ये कहा कि बच्चे के जो पैटर्न्स होते हैं, वो माँ के पैटर्न्स के साथ बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज़ होते हैं। अगर माँ के पैटर्न, माँ सही टाइम पे नहीं सोती डेली, कभी रात को देर से सो रही है, कभी जल्दी सो रही है, कभी जल्दी उठ रही है, कभी देर से उठ रही है, तो जो बच्चे के पैटर्न्स हैं, वो साइकिल्स हैं ज़िंदगी के, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मसलन बच्चे के 4 पैटर्न इन्होंने बताए। इन्होंने कहा जी कि क्वाइट स्लीप है, बहुत पुरसकून स्लीप है, फिर एक्टिव स्लीप है जिसमें ज़रा वो हाथ-पाँव भी चला रहा होता है, हमारी पुतलियाँ भी हिल रही होती हैं। फिर क्वाइट अवेक है जिसमें वो साकन होता है लेकिन वो जाग रहा होता है। और फिर वो एक्टिव अवेक है। एक्टिव अवेक का मतलब ये कि आपको फ़ील होता है जब बच्चा मूवमेंट करता है तो माँ को फ़ील होता है कि मेरा बच्चा जो है वो इस वक़्त एक्टिव होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो 1 महीने से ज़्यादा की उसकी मेमोरी रहती है। उसको एक पिछले 1 से डेढ़ महीने की जो चीज़ें होती हैं वो याद होती हैं। साथ-साथ इन्होंने ये भी बताया कि इनकी ये रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च और है, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी रेफ़रेंस देते जाऊँ कि जब लेट एज में शादियाँ होती हैं ना लोगों की, तो ऑटिज़्म और न्यूरो डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं, उनका ज़्यादा चांस होता है बच्चों को होने का। देर की उम्र से शादियाँ। इसमें बल्कि नंबर्स भी दिए गए हैं और ये रिसर्च पेपर मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, तो इसमें ये बताया गया कि अगर सपोज़ 30 साल के बाद बच्चा पैदा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें ऑटिज़्म आ सके। 27% ज़्यादा चांसेस, 27% ज़्यादा चांस, अगर 30 साल के बाद बच्चे पैदा होते हैं ये। और अगर 40 साल के बाद बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें उसमें 50% चांसेस हैं कि उसमें ऑटिज़्म आ सकता है। उसकी वजह बाप भी है और माँ भी है, क्योंकि ओल्ड स्पर्म्स और ओल्ड एग्स की वजह से ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ सकता है। तो इसलिए इस रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि बच्चों की ना सिर्फ शादियां जल्दी करनी चाहिए, बल्कि आगे औलाद जो है वो न्यूरोसाइंस ये कहते हैं कि वो भी जी बिल्कुल जल्दी होनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे जल्दी पैदा हों और इस रिस्क से आगे बच सकें। ये आप आगे जारी रखें। मेरा उसमें यही था, मैंने जो वो बात की इसका ना, मतलब है कि ये कनेक्शन थोड़े से माँ की आदत, फिर तो उसके खाने-पीने से भी बनते हैं। मतलब ये कि माँ जो खाती है, उसका असर भी बच्चे पर होगा। इसका मतलब है कि हमें ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें माँ को खानी चाहिए। और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं खाने-पीने की जो बच्चे के दिमाग को ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है? ये जो सवाल है ना, ये हमारे जो लर्नर्स हैं उन्होंने पूछा है। ये कमेंट्स में आया। ये जो सवाल है ये आपका सवाल है, और ये सवाल हम इसमें क्योंकि बनता भी था इसलिए हम इसको इसमें हैंडल करेंगे। कुछ लोगों ने पूछा है कि हम क्या खाएं, कुछ हमारी बहनों ने पूछा है कि वो क्या खाएं कि बच्चे का दिमाग जो है वो बहुत अच्छा हो, न्यूरॉन ज़्यादा हो और उनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा हो। तो ये बहुत अहम सवाल है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको एक रिसर्च दिखा रहा हूँ। ये रिसर्च बताती है कि जब आप एक्सेसिव शुगर्स खाते हैं ना,
तो एक्सेसिव शुगर जो है ना वो बच्चे के दिमाग को श्रिंक करना, सुकड़ना शुरू हो जाता है बच्चे का दिमाग। अब एक्सेसिव शुगर्स कहाँ पे होती हैं? एक्सेसिव शुगर्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक में। मैंने जो ये ट्रेनिंग्स वैसे रखी थी, ये जो मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें मैंने कोक के सीईओ का एक इंटरव्यू डाला था जिसमें बार बार उससे बीबीसी का नुमाइंदा पूछ रहा है कि भाई कोक में कितनी शुगर, और वो चुप करके वो बता नहीं रहा, और उसने कहा लिखी हुई है, लिखी हुई है। तो अगर आप कोक के ऊपर देखें तो आपको कहीं छोटा सा लिखा नजर आएगा कि कितनी शुगर है, कितने ग्राम शुगर है। इसी तरीके से जो हम आइसक्रीम्स खाते हैं, जो हम पैकेट की अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, शुगर तो उसमें भी सब में शुगर है। पैकेट वाला फूड तो मैं शदीद खिलाफ हूँ। और अल्ट्रा प्रोसेस एक खास किस्म के ये जो पपीता का कॉकटेल प्रोसेस फूड है, और इसमें शुगर हो ना हो, लेकिन प्रोसेस फूड पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, इससे कैंसर पैदा होता है। इसलिए अल्ट्रा प्रोसेस फूड तो घरों में बिल्कुल ही नहीं लाना चाहिए। मदर्स भी अक्सर केयर नहीं करती, बल्कि आजकल की जो बच्चियां हैं उनके लिए प्रेगनेंसी में ऐसी चीज़ें खाना बड़ी कॉमन सी बात होती है। चिप्स ले लिए या कोल्ड ड्रिंक ले ली या आइसक्रीम खा ली, ये सब चीज़ें। जैसा कि हमारी ये डिस्कशन काफ़ी चलती थी जब मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था, तो हमने कोशिश की कि हम जंक फूड को अवॉइड करें 9 मंथ्स। और मुझे वैसे भी ख़ास शौक नहीं है इस तरह की चीज़ें खाने का, लेकिन हमने डिलिबरेटली कोशिश की कि हम ये चीज़ें अपनी डाइट में ना रखें। मगर मुझे याद है हमने बेकरी आइटम्स बहुत कम कर दिए, ये डोनट्स वगैरह, ये चीज़ें वैसे भी हम कम खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाता। बिल्कुल ही। लेकिन ये है कि हमने बहुत अपनी इससे निकाल दी, क्योंकि शुगर जो है वो बच्चे के दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। तो आपने अब ये देखना है कि कई चीज़ें हमने आपको बता दी, कई चीज़ें हो सकता है हमने आपको ना बताई, लेकिन ये एक स्टडी है, ये डेनिश स्टडी है, और इसमें ना बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक जो बच्चे हैं उनको मुख्तलिफ किस्म का खाना दिया गया, उनको फ्रूट्स दिए गए, सब्जियां दी गई, नॉर्मल खाना दिया गया। दूसरे जो बच्चे हैं उनको वेस्टर्नाइज्ड डाइट दी गई, उनको बर्गर्स दिए गए, उनको शुगर वाले, फैट्स वाले, प्रोसेस फूड दिए गए। दोनों ग्रुप्स के बच्चों के दिमाग को ना फिर स्टडी किया गया, तो पता चला कि पैदाइश पर वो बच्चे जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी के फ्रूट, सब्जियां, ये चीज़ें, दालें, ये चीज़ें खाई थी जिनकी माँ ने, उनके दिमाग बड़े थे साइज उन बच्चों से जिन बच्चों ने जिनकी माँ ने जंक फूड खाए थे। और उसके बाद जब 10 साल की एज में दोबारा दिमागों का स्कैन किया गया, तो उस वक्त भी उन बच्चों के, यानी आप देखें स्कूल वो डिफरेंट गए, टीचर डिफरेंट मिले उनको, सब कुछ है, लेकिन वो जो वहाँ पे फर्क था, वो जो फर्क वहाँ पे था, वो वहाँ पर भी नजर आया कि 10 सालों में उनके दिमाग बड़े थे और दूसरों के छोटे थे। अच्छा, उन्होंने कहा दिमाग का साइज बड़ा हो सकता है, जहानत, तो फिर उनको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग उनकी की गई, जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं वो लिए गए, और उसमें भी उन बच्चों के जिनके दिमाग बड़े थे, जिनकी माओ ने बड़ी अच्छी ताज़ा ग़िज़ाएं खाई थी, उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जिन्होंने जिनकी माओ ने जंक फूड खाए थे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एक तो हम सब्जियां, फ्रूट, दालें, ये चीज़ें खाएं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी ग़िज़ा में ज़रूर होने चाहिए, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो हमें खाने चाहिए। तो उनमें कुछ एलिमेंट्स आप भी बताएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कुछ फैमता आपको। बिल्कुल सही है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये माओ के लिए बहुत ज़रूरी है। फोलेट है ये, मतलब फोलिक एसिड जिसको। लेकिन ओमेगा 3 किस में होता है? ओमेगा 3 आप फिश में ले सकते हैं। फिर ये जिसको हम कहते हैं अलसी, उर्दू में अलसी कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स होता है, इनको आप इसमें होते हैं। फिर अखरोट, वॉलट, इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। मतलब आप कैप्सूल्स लेने के बजाय अगर इस तरह की चीज़ों को अपनी डाइट में रखें तो ये ज़्यादा अच्छा सोर्स बन सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड का। और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, ये हमारी बॉडी नहीं बनाती, और हमें आउटसोर्स करना होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, और इसके साथ एक BDNF भी होता है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक, ये एक तो हमारे दिमाग की प्रोटेक्शन के लिए और न्यूरोजेनेसिस के लिए, नए न्यूरॉन्स के आने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर हमारी जो, और साथ साथ मैं ये बता दूं कि ये अवेयरनेस सेशन है, आप अपने डॉक्टर्स की जो मशवरा है उससे ये चीज़ें लें। हम आपको बता सकते हैं, खाने पीने में तो कोई मसला नहीं है, अगर आप फ्लैक्स सीड ले रहे हैं या कोई वॉलनट, अखरोट खा रहे हैं तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं
तो वो आप अपने डॉक्टर से मेडिकेशन का ऑल्टरनेटिव नहीं। हाँ, हम आपको ये अवेयरनेस सेशन दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कल कोई उठ के हमें ये कह दिया आपने ये कहा था ये खाएं तो मैंने तो ये दिन रात यही चीज़ खाई। बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है और एडवाइस भी बहुत ज़रूरी बिल्कुल, जैसे फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के स्टार्ट में मदर्स को दिया जाता है एज ए टैबलेट की फॉर्म में, वो फॉलिक एसिड भी आप अपनी डाइट में भी शामिल कर सकती हैं। आप सिट्रस फ्रूट खाएं, ठीक है, दालें खाएं, बीन्स खाएं, इनमें आपको फॉलिक एसिड मिलेगा। लेकिन अगर आपको डॉक्टर की कोई रिकमेंडेशन है तो उसको ज़रूर फॉलो करें। और फॉलिक एसिड जो है ये जिस तरह पहले जो था जिसको हमने ओमेगा 3 कहा था, ये हमारे जो न्यूरॉन की ग्रोथ, न्यूरोजेनेसिस मैंने बताया उसके लिए बड़ा ज़रूरी है और उनके कनेक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो पढ़ाई के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये बच्चे के दिमाग को लर्निंग की तरफ बहुत लेके जाता है। जबकि फोलेट जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है दिमाग को, यानी ब्लड के ज़रिए जो ऑक्सीजन जाती है उसकी मिकदार जो है वो बढ़ा देता है। उसके साथ फिर हमारे पास आगे हैं प्रोटीन एंड कोलाइन। तो ये कोलाइन ये किन चीज़ों में ज़्यादा होता है और ये कैसे माँ ले सकती? ये जैसे आप एग प्रोडक्ट्स हैं, एग है, साथ चिकन है, साथ आप कुछ वेजिटेबल हैं जैसे कि ब्रोकली। ब्रोकली तो एक सुपर वेजिटेबल है ना, ये तो आपको प्रेगनेंसी के, आपको आम लाइफ के आपको ज़रूर खानी चाहिए। इसके अलावा नट्स हो गए, नट्स में भी ये पाया जाता है। इनका फिर इस्तेमाल आप प्रेगनेंसी में ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ठीक है, आम इंसान का ये क्वेश्चन होगा कि ये बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये आप अपनी रूटीन के बजट में नहीं ले सकते। तो किसी हद तक उनकी बात भी ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा फैक्चुअली सोचेंगे ना, तो आप अपने महीने के बजट में से थोड़ा जंक बजट निकाल दें, ठीक है? थोड़ा जैसे ये बिस्किट्स, ये जो चिप्स और इस किस्म की चीज़ें आपके घर आती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो बहुत साइलेंट किलर हैं बजट की। ये बहुत आराम से आपका बजट आउट कर सकती हैं। तो इनको अगर आप निकाल देंगे अपने बजट में से, तो आप आराम से थोड़ी-थोड़ी करके ये हेल्दी चीज़ें अपने बजट में इन कर सकते हैं। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने इसी तरह इन चीज़ों को अपने घर का पार्ट बनाया, आहिस्ता-आहिस्ता करके। तो मेरा ख्याल है कि अगर लोग भी फॉलो करें तो इस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, और ये अच्छा एक आपने मशवरा भी दिया है ताकि लोगों को ये भी एहसास हो कि ये चीज़ें महंगी नहीं है अगर आप सही तरीके से अपनी जो बजट है उसको बनाते हैं। और जो फोलेट है वो मैं दोबारा कर दूं कि लीफी ग्रीन्स यानी पालक में और जी। जो सैलड्स हैं उनमें होता है, फिर दालों में होता है, फिर ये जो लोबिया है इसमें, चनों में, इनमें फोलेट होता है। और फिर हमारे पास जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे किन्नू है, नींबू है, इनमें फोलेट होता है। जो प्रोटीन और कोलाइन है इनको ये अंडे की जर्दी में होता है, उसके साथ साथ ये फ़िश में होता है, चिकन में होता है, फिर ये भी नट्स में मुख्तलिफ़ किस्म में, दालों में, बीन्स में, ये सब आपकी ग़िज़ा का हिस्सा होना चाहिए। फिर आयरन आ जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आयरन जो है वो हमारी जो सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन है उसके लिए ज़रूरी है, ये भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। और उसके साथ साथ ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी सिंथेसाइज करता है। तो इसमें जो गोश्त है, लीन गोश्त जिसे कहते हैं, मेरे ख्याल में ये जो बड़ा गोश्त रेड मीट। रेड मीट और छोटा पतला थोड़ा थोड़ा, यानी बहुत ज़्यादा आपने नहीं खाना। फिर चिकन भी खा सकते हैं, फिश भी दे सकते हैं। फिश तो बहुत अच्छी है, पालक, स्पिनच, फिश, बीन्स, दालें। और फ्रूट्स में वैसे कीवी का फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट सुपर फ्रूट है प्रेगनेंसी के लिए, कीवी। कीवी बहुत अच्छा है। जी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक वैसे भी छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर आप सिंपल जाकर और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आपने क्या खाना है, तो आप चैट जीपीटी पर जाएं और उसका अपना एक प्लान भी बना सकते हैं। जी। और वो प्लान आप अपने डॉक्टर को दिखा दें और वो डॉक्टर आपको, लेकिन खाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें खाएं, ये अपनी डेली लाइफ में लेके आएं ताकि आपके बच्चे का जो दिमाग है ना वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो। चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हो प्रेगनेंसी में माँ के लिए। तो कई ऐसी चीज़ें भी होती होंगी जो माँ को अवॉइड करनी चाहिए, वो न्यूरोटॉक्सिन्स जो उनके ब्रेन को डैमेज करते हैं या इनडायरेक्टली जो बच्चे के ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो ऐसी कौन से न्यूरोटॉक्सिन्स जिनको अवॉइड करना चाहिए माँ को? देखिए, पहली बात तो ये समझने की है कि हमारी बॉडी में जो दिमाग है, ब्रेन और ब्लड, खून, उसके बीच में एक बैरियर होता है, एक आम इंसान की वो। एक आम इंसान का। तो अब जब खून दिमाग तक जाता है ना, तो वो जो बैरियर है ना वो बहुत से पैथोजेंस को और ऐसे चीज़ों को जो कि दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है उसको फिल्टर कर देता है। तो जो टॉक्सिन्स होते हैं ब्लड में, जो जहरीले मादे होते हैं, उनको भी रोक लेता है खुद।
लेकिन जो बच्चे का दिमाग होता है, उसकी बॉडी बन रही है, बच्चे के दिमाग में ये बैरियर नहीं होता और पैदा होने तक नहीं होता, ये पैदाइश के बाद बनता है। तो अब माँ जो खा रही है उसके ब्लड में जो है वो सीधा ठॉप बच्चे के दिमाग पे लग रहा है, विदाउट फिल्टरिंग, कुछ कोई फिल्टर नहीं हो रहा है। इतनी खतरनाक चीज़ है। और ये जो रिसर्च है ये की है एन.आर. सॉन्डर्स ने, इनका जो नाम है वो मैं रिसर्च पेपर भी साथ साथ आपको हम यहाँ पे दिखाते जाएंगे, उम्मीद है कि सर आपको दिखाएंगे। बैरियर मैकेनिज्म इन डेवलपिंग ब्रेन, ये इनका रिसर्च पेपर, उससे हम ये रिसर्च नहीं, और हम जितनी बातें आपसे कह रहे हैं ये रिसर्च बेस्ड है, ये हमारी पसंदीदगी पे नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड है। तो अब न्यूरोटॉक्सिन्स क्या, दिमाग के ये जो जहरीले मादे जो आम हैं जिनको हम जहरीला समझते नहीं है, वो क्या है? तो इसमें आप बताएं कि पहला जो न्यूरोटॉक्सिन है वो क्या है? मेरे ख्याल में तो ये पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इस तरह की जो चीज़ें होती है, अगर आप इनका कोई साइंटिफिक नाम जानते हैं, लाइक इनको शायद ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कहा जाता है, ये सब चीज़ें। और क्योंकि आजकल की जो दुनिया है इसमें इस तरह की चीज़ों का एक्सपोजर भी बहुत है। आप बाहर निकल जाएं, आप रोड पर हों, आप जहाँ भी आप इस तरह की चीज़ों का आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है माओ को। तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी बड़े न्यूरोटॉक्सिन्स हैं। बिल्कुल, ये एक फैमिली है न्यूरोटॉक्सिन की जो हमारे घरों में है, हम हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इस पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप मच्छरों को मारने के लिए बहुत ख़तरनाक स्प्रे करें। अच्छा, अगर आपने स्प्रे करना भी है तो थोड़ी देर के लिए तो आपको अवेयरनेस है, आप माँ को कहीं और से आउटसोर्सिंग कर दे। ताकि वो जो सांस के जरिए अंदर जाएगा, मैंने पहले कहा था ना, जो माँ सांस भी लेती है वो भी बच्चे के दिमाग पर असर डालता है। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि वो कैसे डालता है। और उसके साथ साथ नीम ऑयल, बहुत नीम ऑयल जो है ना वो मच्छरों को भगाता है। फिर मैंने देखा कि सिट्रस यूक्लिडियस, सफ़ेदे का और नींबू का या किन्नू का ऑयल अगर मिक्स किया जाए ये भी मच्छरों को भगाता है। फिर ऐसे पौधे होते हैं जो आप ये भी मैंने सुना है, हाँ, आम वो के भी बारे में वो भी। ऐसे पौधे होते हैं जो आप घर के बाहर लगा दे तो मच्छर घरों के अंदर उस तरीके से नहीं आते। तो हमारे पास बहुत तरीके हैं जिनके जरिए हम मच्छरों को बाहर भगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने पेस्टिसाइड, खुदा न खास्ता जी, सोच ही लिया कि हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है ना वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है, तो फिर आप थोड़ी देर के लिए माँ को वहाँ से निकाल दें। एक तो ये है। दूसरा हमारे पास है हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल्स के बारे में आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है? आप क्या यूज़ नहीं करती रही प्रेगनेंसी में? अच्छा, ये हमारी तो डिस्कशंस, क्योंकि वीडियो का तो ये पॉडकास्ट का सिलसिला तो अब शुरू हुआ हमारा, लेकिन हमारे घर में इन सब चीज़ों की डिस्कशन आप कह सकते हैं कि सालों से होती है। 2-3 साल से हम इन सब चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं और बातें हमारे दरमियान चलती हैं। प्रेगनेंसी का भी जब टाइम आया, तब भी हमने कोशिश की कि अल्लाह ताला अगर हमें ये नेमत दे रहे हैं, तो हम इसके लिए अपने आप को इस तरह तैयार करें कि उस बच्चे की हेल्थ अच्छी हो सके। तो मैंने अवॉइड किया कि हम कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करूँ मैं, ठीक है? और अगर मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स अपने पास, कोई सीधा-सीधा मेरे पास 2-3 चीज़ें थी, जो मैंने ऐसे ब्रांड्स की दी जो ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं, और वहाँ से वही चीज़ें मैं यूज़ करती थी। फिर एक बहुत कॉमन केमिकल जो हमारे घरों का बहुत बड़ा हिस्सा है, हेयर डाई, जो जेंट्स और लेडीज़ दोनों ही अपने हेयर डाई करते हैं, और हम प्रेफ़र करते हैं बहुत अच्छी कंपनी का हेयर डाई। लेकिन जितनी अच्छी कंपनी होती है उसमें केमिकल्स की क्वांटिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हमने अवॉइड किया, बल्कि उसके बाद से हम अवॉइड कर रहे हैं कि हम केमिकल हेयर डाइज़ का इस्तेमाल ना करें। हम थोड़े ऑर्गेनिक वे की तरफ चले जाएँ। कुछ होती है मेहंदी यूज़ कर लें। जी, मेहंदी यूज़ कर लें, काली मेहंदी होती है वो यूज़ की जा सकती है, और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं हेयर डाई के लिए, क्योंकि हेवी मेटल्स इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लेड है, लेड एक न्यूरोटॉक्सिन है। लेड बहुत खतरनाक है, बच्चों के खिलौनों में भी होता है, जी। कॉस्मेटिक्स में भी होता है। कॉस्मेटिक में एक और चीज़ होती है जिसे बीड्स कहा जाता है, माइक्रोप्लास्टिक, जो आपको डॉक्टेड नज़र आते हैं। बहुत वीडियोस हम बना चुके हैं कि वो किस तरीके से जाते हैं, और वो अगर सांस के साथ चले जाएं तो वो लंग्स को रप्चर करते हैं, बाजू बीच में से गुजर जाते हैं। यानी लंग्स जो हैं उनको फिल्टर नहीं कर पाते, वो इतने छोटे होते हैं और ब्लड में चले जाते हैं, और वो फिर माइक्रोप्लास्टिक जाके हार्ट जो है ना फेल भी कर सकते हैं। इस तरह के केसेस भी रिपोर्ट हुए। लेकिन साथ साथ ये जो लेड है, ये हेयर कलर्स में, ये क्योंकि जो जो कलर्स हैं, हम कहते हैं जी 5 मिनट लगाएं और बाल काले,
तो इस किस्म के कलर्स में बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं। सिंथेटिक फूड्स, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, डब्बों के पैकेट्स के फूड, ये तो तबाही इसको डाल रहे हैं। उसके अलावा कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि जिससे हमें बचना चाहिए, किन चीज़ों से हमें मज़ीद बचना चाहिए? मेरा ख्याल है मरकरी भी ऐसा एक एलिमेंट है जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। आप इसके बारे में ज़्यादा तफसील से बताएंगे हमें? देखें, मिथाइल मरकरी जो है और मरकरी, ये पुराने ज़माने में हमारे जो स्क्रीन, ये एनर्जी सेवर लगे होते थे, उनके अंदर होता, और ये जहर है। मरकरी इतना ख़तरनाक जहर है कि अगर ये किसी कमरे में मरकरी थोड़ा सा भी गिर जाए, अगर थर्मोमीटर टूट जाए, तो उस कमरे में किसी को दाखिल नहीं होना चाहिए। इतने ज़्यादा इसके वेपर जो है ना वो टॉक्सिक हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया कि कैसे पहले खिड़कियां खोले, आधा घंटा उसको वेंटिलेट करें और बहुत सारा। तो मरकरी जो है ये हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन एक तो कभी भी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ये वैसे भी ये आदत नहीं होनी चाहिए कि आप थर्मामीटर मुंह में रख के बुखार को टेस्ट करें। हमें, या वो किसी फैक्ट्री का वेस्ट है, हमारे तो दरियाई खाली हैं, उसमें तो आता ही पानी जो है ना वो इंडस्ट्री का है, जो कि जिसमें बहुत से ऐसे लेड और मरकरी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो जो चीज़ें आप खाते हैं, अगर आप ऐसी सब्जियां खा रहे हैं जो कि सीवरेज के पानी में उगाई जा रही, अगर आप ऐसी फिश खा रहे हैं जो कि सीवरेज या दूसरे गंदे पानी में जो है उसको इसकी अफजाइश की जा रही है, तो वहाँ से भी ये टॉक्सिन्स जो हैं वो आप तक पहुँच सकते हैं। फिर कुछ ऐसे टॉक्सिन है जो हम इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन अल्कोहल पर तो अब दुनिया में बहुत रिसर्च हो चुकी है और ये दिमाग के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इसका तो न्यूरो डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें बहुत बड़ा हाथ है। अब तो ये बहुत वाज़ेह हो चुका है और बड़े-बड़े जो ब्रेन साइंटिस्ट हैं उन्होंने अल्कोहल अब छोड़ना शुरू कर दी है। फिर निकोटीन है, निकोटीन कॉफ़ी में होती है, तो कॉफ़ी एक हद से ज़्यादा नहीं, 1 कप अगर आप पी लेते हैं तो ठीक है, लेकिन एक हद से ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि निकोटीन जो है वो भी जाकर और बच्चे का जो दिमाग है उसको डैमेज करती है। इसके अलावा स्मोकिंग, इसमें भी निकोटीन है, तो अगर स्मोक बहुत की जा रही है तो उसके भी खतरात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मोकिंग के साथ भी इन जो डिसऑर्डर्स हैं उनको कनेक्ट किया जाता है। और फिर उसके साथ साथ जो एडिक्शंस हैं, कोकेन है, आइस है, क्रिस्टल है, ये आजकल ग्लास है, है। स्पीड है, टीना, शार्ड्स, पता नहीं क्या क्या नाम है, हमें तो इतने नामों का भी नहीं पता। ये हमारे दिमाग के और बच्चे के दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनके सर्किट्स को बहुत बुरे तरीके से, ये हमारे रिवॉर्ड सिस्टम के सर्किट को बहुत बुरे तरीके से हाईजैक कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल एक खातून को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है एक दवाई की। ये दवाई है, इसको इसको वेल्पोरिक एसिड कहा जाता है और ये बड़ी आम होती थी, वेल्पोरेट के नाम से भी ये दवाई यूज़ होती है। मैंने अभी सर्च किया तो मुझे वेलपेक्ट 500 के नाम से एक और दवाई मिली। अब मुझे इसमें सोडियम वेल्पोरिक एसिड जो है वो है, तो कम्बिनेशन तो वही है, फार्मूला वही बनता है। ये जो दवाई दी जाती थी, ये किस चीज़ में दी जाती थी? ये दी जाती थी सीजर्स में, माइग्रेन में। जब औरतों को सर का दर्द होता तो वो ये दवाई इस्तेमाल करती हैं। और ये जो दवाई है प्रेगनेंसी में और नॉर्मली जब वो प्रेगनेंसी में ये दवाई इस्तेमाल करती हैं तो ये बच्चे के दिमाग को जाके हिट करती है। और ये जो बच्चे इस दवाई के दौरान तीसरे उससे ट्राइसेमेस्टर से गुजरे होते हैं, कि बहुत चांसेस होते हैं कि उनको कोई डिसऑर्डर खुदा न खास्ता हो जाए, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। हमारे डॉक्टर्स और ये चीज़ें, रिसर्च ने साबित कर दिया कि ये जो मेडिसिन है, ये बाकायदा जो न्यूरल ट्यूब है, जो मैंने आपको कहा था ना, एक ट्यूब सी बनी होती है दिमाग, शुरू में मैंने कहा था याद रखने में, आपको बताऊंगा आगे इसका क्या है, ये उस ट्यूब को ही डैमेज करते हैं। जब बच्चे का पहला दिमाग का फेज चल रहा होता है ना, 7वें हफ्ते में, ये उस हिस्से को जाके डैमेज कर देती हैं। तो उसके बाद दिमाग क्या बनना बच्चे का। फिर जो न्यूरोटॉक्सिन है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक तो वैसे ही घरों से निकाल दे। देखिए, मैंने ये जो गिलास है ये जान के आज रखा, या कोई याद दिलाने के लिए रखा है कि प्लास्टिक हमारे घरों में किसी भी फॉर्म में है वो ख़तरनाक है। और प्लास्टिक में भी एक केमिकल होता है बीपीए, जिसे अमूमन कहते थे बीपीए फ्री प्लास्टिक। तो पाकिस्तान में तो खैर स्टैंडर्ड उस तरह फॉलो ही नहीं होते हैं। हम कोई भी प्लास्टिक देखने में, आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसमें अगर आप देखें तो आपको बाकी सारे बीपीए फ्री नज़र आ रहे होंगे। आपको एक ट्रायंगल
त्रिकोण नज़र आएगी और उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है या 7। अगर आपके पास कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है, आप उसको उल्टा करके देखते हैं, कहीं आपको त्रिकोण नज़र आ रहा है और उसके ऊपर अगर 3 या 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये किसमें दीपीय है। और अगर उसके ऊपर ये त्रिकोण ही नहीं बने हो, तो उसमें तो पक्की बात है कि ये चीज़ है, क्योंकि वो तो कोई स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं। और हमारे मुल्क में ज़्यादातर प्लास्टिक तो ऐसे बनते हैं जिनमें पानी आता है, जिनमें और चीज़ें आती हैं। तो प्लास्टिक को घर से निकालें, ये एक न्यूरोटॉक्सिन है और इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की, पेस्टिसाइड से लेकर, और हमने मरकरी को भी देखा, हमने फिर ये भी देखा कि प्लास्टिक किस तरीके से करते हैं, कॉस्मेटिक्स कैसे करती है, माइक्रोबीड्स कैसे करती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपको पता चल गई कि ये न्यूरोटॉक्सिन्स हैं और इनका इस्तेमाल हमने नहीं करना। चलें हम बात न्यूरोटॉक्सिन्स की करें और माँ के लिए जो चीज़ें ख़तरनाक हैं, तो हमारी एक कॉमन प्रैक्टिस है माँओं पर स्ट्रेस, दबाव या घरों में जो झगड़ा होता है, तो वो भी बच्चे के दिमाग पर असरअंदाज हो सकता है। जी बिल्कुल, माँ के दिमाग पर भी स्ट्रेस का असर होता है, लेकिन बच्चे के दिमाग के लिए तो ये एक इतना बड़ा जहर है। और स्ट्रेस के साथ, माँ के स्ट्रेस के साथ, ज़हनी दबाव के साथ इतनी ज़्यादा रिसर्चेज़ हैं जो बताते हैं कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जो बच्चों के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो यहाँ से शुरू होते हैं जब माँ दबाव में होती है। मैं आपको एक स्टडी की तरफ लेके चलता हूँ। ये डॉक्टर विवेट ग्लोवर हैं, इंपीरियल कॉलेज लंदन की, और इन्होंने ये स्टडी की और इन्होंने देखा कि जब स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, तो वो 2 चीज़ों को हिट करता है बच्चे के। एक वो करता है अमिगडाला को, यानी उसका जो इमोशन सेंटर है उसको लगा। अब वो बच्चा कभी भी अपने जज्बात पर उस तरीके से काबू नहीं पा सकेगा अगर मुसलसल स्ट्रेस में है उसको। या हम कहते हैं ना, बड़ा हो गया है लेकिन यार इसको गुस्सा एकदम आ जाता है। टीन एज में गुस्सा आना नॉर्मल बात है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि उसमें जो बच्चा हमें एक मॉन्स्टर लग रहा होता है वो मॉन्स्टर नहीं होता है, वो हर जगह है। लेकिन बड़ी उम्र का बंदा जो एकदम गुस्से में आ जाता है, जो एकदम जिसको कंट्रोल ही नहीं रहता अपनी चीज़ों पर, वो जो सर्किट है वो यहाँ पर डैमेज होता है जब माँ को स्ट्रेस मिलता है। और दूसरा है हिप्पोकैम्पस। स्ट्रेस हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस एक ऐसी जगह है जहाँ पर नए न्यूरॉन्स बड़ी तेज से बढ़ते हैं। मेमोरी यहाँ से होती है, बच्चे की लर्निंग, पढ़ाई, सीखने की ताकत वो यहाँ से बनती है। ये नर्सरी है उसके बढ़ने की। और स्ट्रेस इससे खा जाता है, सुकेड़ देता है। इसकी अगर तस्वीरें देखें तो आपको पता लगेगा ये सुकड़ जाता है फिर। जिस तरह एक फूल खिलकर सुकड़ जाता है ना, हाँ। सूख जाता है, मुरझा जाता है, ये बिल्कुल वैसे हिप्पोकैम्पस सूख जाता है। तो जब आप माँ को स्ट्रेस दे रहे हैं और उसका बच्चे का हिप्पोकैम्पस डैमेज हो रहा है, और बड़ी एज में जाके जब वो बच्चा समझ ही नहीं पाता, सीख ही नहीं पाता, वो चीज़ें जान ही नहीं सकता, वो पढ़ाई करता है, उसको समझ ही नहीं आती, वो क्लास में पीछे है और आप कह रहे हैं ये तो कुंद से है ना, ये बच्चा एक्चुअली उसको यहाँ से डैमेज हुआ होता है। ये स्टडी हमें ये बताती है। ये भी बताती है कि एडीएचडी और ऑटिज्म डिसऑर्डर इस जगह से शुरू होते हैं। जब माँ को स्ट्रेस मिलता है तो बच्चे में हाइपर एक्टिवनेस आ जाती है, बच्चे में जो मल्टी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं वो आ जाते हैं, और बड़े किस्म के डिसऑर्डर्स जो हैं उसकी लर्निंग और मेमोरी बहुत बुरे तरीके से मुतासर होती है। और फिर एक तरफ हमारे दिमाग के, अब आप देखें कि एक तरफ हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स है वो बन रहा है। अब कई जगह पर लिखा है 25 लाख न्यूरॉन जो हैं वो 1 मिनट में बन रहे हैं। ठीक है, इतनी तेजी से हम न्यूरॉन बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हम माँ को स्ट्रेस दे रहे हैं तो न्यूरॉन जल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो एक तरफ बच्चे का दिमाग बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हो जा रहा है। एक तरफ आपकी फसल खेत में लग रही है और दूसरी तरफ आपने आग लगाई हुई। ये हमें एज अ फैमिली सोचना चाहिए कि अगर एक माँ जो कि प्रेग्नेंट है उसको हम स्ट्रेस दे रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, तो वो ऐसे ही है, उसके बच्चे के दिमाग में एक फसल आपने लगाई हुई है जो लहलहा रही है, जो बढ़ रही है, और एक कोने से आपने आग लगाई हुई है, और आप साल के एंड पे समझते हैं फसल बड़ी अच्छी हो गई। तो आपको पता चलेगा उस वक्त जब बच्चा बड़ा होगा, आपको नजर आएगा कि इसमें तो टीचर कह रहे हैं बहुत सी डिसेबिलिटीज है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए एक तो घर का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार अपने माशरे में, जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, ये बहुत कहता रहा हूँ कि अगर आप माँ का ख्याल नहीं रख सकते ना तो फिर अपने बेटे की शादी ना करें। ठीक है ना, अगर उसकी बेटी जो वो लेके आएगा और उसको आप प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते ना, तो फिर आप अपने बेटे की शादी ना करें। ठीक। और दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि अगर
माँ को भी चाहिए कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर स्ट्रेस ना ले, और साथ वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करे जिससे स्ट्रेस दूर हो। मसलन अपने पैशन को फॉलो करे। उसको अगर ड्राइंग का शौक है तो ड्राइंग करना शुरू कर दे उन दिनों। उसको कढ़ाई का शौक है, कढ़ाई करे, वो नई नई चीज़ें करे। आगे एक स्टडी ये भी बताएगी कि नई नई चीज़ें करने का बच्चे पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। लेकिन साथ साथ मेडिटेशन करे। मेडिटेशन की बहुत सी फॉर्म है, माइंडफुलनेस की बहुत सी फॉर्म है। सुबह अगर नमाज के बाद वो बैठ जाएं और तस्बीह करें, अल्लाह को याद करें, आंखें बंद करें, लंबे सांस लें। सांस हमेशा स्लो, हाँ, और लंबे लेने चाहिए। ब्रीदिंग अच्छी करनी चाहिए, गहरे सांस माँ को लेने चाहिए ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन दे। ये तो सारी फिटनेस ये मैं सुनती रही थी। हाँ, मैं मैं उसको यही कहता था कि अमल भी करती रही थी। मैं उनको ये कहता था कि सांस सही तरीके से लेना है। तो सांस लंबे लेने हैं, स्लो लेने हैं, और ज़्यादा देर हवा फेफड़ों में रखनी है। तो आपकी ब्रीदिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि अगर आप माँ को स्ट्रेस देंगे तो उसका कॉर्टिज़ोल लेवल हाई होगा, और जब उसका कॉर्टिज़ोल लेवल हाई होगा तो बच्चे के पास वो एंजाइम ही नहीं होती। हमारे पास वो एंजाइम है जो कि वो मैकेनिज्म है जो कुछ हमें कॉर्टिज़ोल से बचा सकता है। लेकिन बच्चे के पास वो एंजाइम एक होती है छोटी सी, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती कि अगर माँ का कॉर्टिज़ोल लेवल ब्लड में बढ़ रहा है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है, तो वो बच्चे के दिमाग को जाके हिट ना करे। तो जिस तरह हमने कहा था कि न्यूरोटॉक्सिन्स बच्चे के दिमाग को जाके हिट करते हैं, इस तरह ये न्यूरोकेमिकल जो माँ के पेट में, माँ की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी जाके उसको हिट करता है। अब ये स्ट्रेस कहाँ से आते हैं? हमारे माशरे में स्ट्रेस कहाँ से आते हैं? मुझे लड़का चाहिए जी, जेंडर प्रेफरेंस, मुझे लड़का चाहिए। जब हम पहले दिन से ये सुनाना शुरू कर देते हैं ना माँ को, या ये डाउट ही उसके दिल में डाल देते हैं कि पता नहीं लड़की होगी कि लड़का होगा, ठीक है, तो ये काम शुरू हो जाता है। और ये काम शुरू हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि उसका कोई इख्तियार ही नहीं जेंडर पे। जेंडर तो आती है बाप की तरफ से, तो माँ का ना तो कोई इख्तियार है ना बाप का कोई इख्तियार है, और उसने एंड पर जाकर एक बेटा देना है। तो ये एक मुस्तकिल स्ट्रेस है। वो बेटा हो या बेटी हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा, या उस वक्त पता चलेगा जब वो बड़ा होगा। मदर को अगर आप उसको स्ट्रेस में रखेंगे तो बहुत मेजर चीज़ जो है वो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हम माँ को अथॉरिटी नहीं देते घर में। हम माँ को एम्पावर्ड नहीं करते, फ्रीडम नहीं देते कि अपनी मर्जी से कभी घर की सेटिंग कर दें, कभी किचन में कोई चीज़ जाके बना ले, उसका दिल करे वो किसी डॉक्टर के पास चली जाए। उसको ये प्रेफरेंस नहीं दी जाती कि भाई आप अपना इलाज अपनी मर्जी से करा। सब बड़े कहते हैं ना कि ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, का स्कैन ना कराएं, ये करें। और फिर हमारे बड़े अक्सर ऐसी बातें करते हैं, अपने ज़मानों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, इस पर हम बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन आज सुबह मैं रिसर्च कर रहा था कि जो डॉक्टर की प्रैक्टिसेस हैं वो पाकिस्तान में और यूके में कैसी है। हमें ये लगता है ना कि यहाँ पर सिजेरियंस बहुत होते हैं, और यहाँ पर हर मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं उनकी कोशिश ये होती है सिजेरियंस करने की, और वो सिजेरियंस की तरफ जाए। लेकिन इसमें उस खातून का क्या कसूर है जो कि प्रेग्नेंट है? उसने डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, क्योंकि अब हालात बदल गए। अब ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो माओं को होती है। देखें आप, डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा आम हो गई है जो पता ही नहीं चलता था पहले। पहले तो हम देखते थे कोई इक्का दुक्का होता था, लेकिन एक तो मॉनिटरिंग हो गई, और दूसरा ये जो स्ट्रेस आ रहा है उसकी वजह से शुगर कितनी तेज़ी से बढ़ रही हो। फिर ब्लड प्रेशर कितनी तेज़ी से लोगों का बढ़ता है। पहले ऐसा होता ही नहीं था। कोलेस्ट्रॉल क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। हमारी दुनिया बदल चुकी है। जो हमसे पहले की जनरेशन है, जिस तरह आपकी सास है, मेरी माँ, वो है 60s 50s की। वो टाइम था जब बहुत ज़्यादा हाथों से काम किया जाता था, और खाना पीना भी बहुत, खाना पीना बड़ा ऑर्गेनिक प्योर था। ये हमसे लोगों ने सवाल पूछा, हमें इसलिए हम ये बता रहे। खाना अच्छा था, हवा अच्छी थी, कोई धुआं नहीं था, कोई ट्रैफिक नहीं थी। देहातों में रोड कम थे, ठीक है ना, कोई स्प्रे था, मच्छर भी। अब क्या हुआ कि हम शहरों में आए, आबादी ज़्यादा हुई, धुआं हो गया, पोल्यूशन हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, और उसके साथ साथ खाने पीने बदल गए, डाइट बदल गई, फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई हमारी, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई घूम फिर या। फिर डिवाइसेस आ गए, डिवाइसेस ने आके स्ट्रेस देना शुरू कर दिया। जितनी देर आप डिवाइस देखते हैं, आप किसी का घर अच्छा देख रहे हैं ड्रामे में, किसी के कपड़े अच्छे देख रहे हैं, वहाँ से स्ट्रेस। मेरे बच्चे के पास तो ये नहीं है। सो अब इतनी किस्म के स्ट्रेसेस आ गए हैं जो पहले थे ही नहीं। तो अगर मैंने 1965 से आज की माँ को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा तो मैं बहुत ही ज़्यादती कर रहा हूँ।
और ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि माँओं को अथॉरिटी देनी चाहिए। माँ जितने नए काम करेगी, मैंने आपको बताया डोपामाइन, मैंने आपके खाने की तारीफ की डोपामाइन, आपने एक नया कपड़ा सूट सिया डोपामाइन। अगर आप माँ को ये कह दें कि किचन आप देखना है सपोज, ठीक है, बिल्कुल भी माँ को भी इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज करना नहीं थी थोड़ा बहुत। अगर आप उनको कहें कि अच्छा आप अपने शौक पूरे कर लें। हमारे घर में मैं आपको बताऊं कि हमने, मेरी मदर भी यहाँ रहती हैं और ये भी, मेरी वाइफ तो खैर रहती हैं, और इनके आपस में लड़ाई नहीं होती। हमारे जितने भी जानने वाले, देखें ये वीडियो ऑन एयर जा रही हो, मेरे जितने भी जानने वाले वो देखेंगे, हो सकता है वो आपको कमेंट्स में बताएं। हैं, तो हमारे माशाल्लाह घर में लड़ाई नहीं होती। और उसकी बड़ी अच्छी वजह यह है कि इन दोनों ने आपस में एक बॉन्डिंग की हुई है, एक जो ना बेटी और माँ का रिश्ता बनाया हुआ। तो मेरी ज़िंदगी आसान है। मेरी ज़िंदगी इसलिए आसान है कि मैं घर में आता हूँ तो मुझे कोई लड़ाई नहीं सुनने मिलती, बल्कि हम बातचीत कर रहे होते हैं मिलके। और इसका एक और फैक्टर ये भी है कि मेरी मदर इन लॉ, माँओं को जो पुरानी माँ हैं, उनको भी ज़माने के साथ-साथ चेंज होने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप वो एक्सेप्टेंस अपने अंदर ले आएँगे, आप नए दौर के तकाज़े समझेंगे, तो वो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कम हो जाएँगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर हस्बैंड का बहुत ज़्यादा अमल दखल आ जाता है। एक तो वो अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें इस टाइम में, उससे बातें करें, उससे चीज़ें जो है ना वो शेयर करें, साथ न्यूट्रिशन और हेल्थ का ख्याल रखें। और फिर साथ साथ ये है कि ये जो हम इस तरह के जुमले और बातें करते रहते हैं, तो मैं बताऊं कि माँ का सुकून जो है ना वो बच्चे की पहली जुबान है। और माँ की नींद का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। इस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च है कि माएँ अपनी नींद ख़राब करते हैं। अब मैं माँओं पर आ गया हूँ, प्रेग्नेंट ख़वातीन पर। आप का एक सिस्टम ही नहीं है, आपके एक रूटीन नहीं होती सोने की, कि रात को कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं। अब बच्चे के पैटर्न्स हैं, तो जब आप सही तरीके से नहीं सोती, तो ये डॉक्टर जो क्लॉडिया हैं ये कहती हैं, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डॉक्टर हैं, ये कहती हैं कि एडीएचडी कनेक्टेड इससे बहुत चांसेस है। अगर माँ सही तरीके से नहीं सोती, उसके सोने के पैटर्न सही नहीं है, तो इससे तो एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए। फिर आप कह सकते हैं कि माँ की हर खुशी बच्चे के खुलियों में जज्ब होगी। बिल्कुल। तो अब हम ये बात कर रहे हैं, बच्चे प्रेगनेंसी के टाइम में भी बच्चा माँ के पेट में बहुत कुछ सीखता है, और इसके बारे में काफ़ी कुछ आप बता चुके हैं हमें, और इसके बारे में हम मज़ीद जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने इस पर बहुत रिसर्च की, मुझे लोगों ने बड़ा बताया कि जी इसराइल में इस पर बहुत रिसर्च होती है और वो बहुत ज़्यादा फोकस से बहुत होता है। और बड़ा फोकस होता है। तो मैंने सोचा कि अच्छा इस पर रिसर्च की जाए। तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी और मैं आज आपको ज़रा इस मिथ को थोड़ा सा ब्रेक करूँगा। एक किताब है एक्सरसाइजिंग थ्रू योर प्रेगनेंसी, जेम्स क्लैर्क की ये बुक है, और इसमें उसने लिखा है कि जो माँ एक्सरसाइज करती है ना, तो जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग की जो एक्टिविटी है वो 30% ज़्यादा होती है उस बच्चे से जिसकी माँ बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती। तो इसलिए माँ को रेस्ट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उनको कुछ ना कुछ 30 मिनट की डेली कुछ हल्की फुल्की वॉक करते रहना चाहिए। उससे ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, बच्चे को ब्लड ज़्यादा मिलता है। वो लाइट एरोबिक भी कर सकती हैं। वॉक्स ज़्यादातर लिखा हुआ है, कोई आउटडोर वॉक हो, नेचुरल एनवायरनमेंट में वॉक हो। नेचुरल एनवायरनमेंट में होगी तो उसमें जब आप ग्रीनरी में जाते हैं, एक और रिसर्च आगे आएगी जो बताती है कि ग्रीनरी में जाते हैं तो सेरोटोनिन पैदा होता है, जो कि दिमाग के लिए, ये भी एक हार्मोन है जो कि दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ एक और रिसर्च की तरफ, डॉक्टर आइनो, और ये फिनलैंड के हैं, और ये कहते हैं कि बच्चा सीखता है माँ के पेट में। बच्चा सीखता है, क्या चीज़ें सीखता है? सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चा लिंग्विस्टिक्स, लफ्ज़ उनको पहचानता है, लेकिन उस तरीके से नहीं पहचानता जिस तरह हम बात कर रहे हैं। वो पहचानता है पैटर्न्स के ज़रिए, रिदम्स के ज़रिए, गुनगुना के। जब कोई गुनगुनाता है तो बच्चा आवाज़ सुनता है और वो उस गुनगुनाने को बड़े अच्छे तरीके से सेव कर सकता है। अगर कोई बोलता है तो शायद उसको उतनी जल्दी लफ्ज़ नहीं समझ आते हैं, लेकिन उसको ट्यून बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाती है। तो आप जब बच्चों की जो हियरिंग है, उससे बच्चा सीखना शुरू कर देता है। अब बच्चा क्या सीखता है? बच्चा कुछ-कुछ लफ्ज़ से जान-पहचान कर लेता है, लेकिन ट्यून्स, लुलाबाइज़ और रिदमिक कुरानी आयात, नशीद, जो भी आप बच्चे को सुनाना चाहें, वो बच्चा ना सिर्फ बड़े अच्छे तरीके से सुनेगा, बल्कि पैटर्न भी उसको याद रहेंगे और उसको पैदाइश के बाद भी याद रहेंगे। तो आप अपने बच्चे को कहानियाँ सुनाएँ,
बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे को, हम शर्माते हैं इस किस्म की बातें हम ओपनली नहीं करते, लेकिन माँ को और बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे को बातें करें, उससे कहानियाँ सुनाएं, पोएम सुनाइए। और अगर आप रिदम के साथ कोई चीज़ सुनाएंगे तो वो आपका बच्चा जो है ना, वो उसको जब आप बाद में भी उसको सुनाएंगे तो आप देखेंगे उसको शनासाई होगी उसके साथ। जो माँ सुनती है वो बच्चा महसूस करता है। तो माँ को बच्चे के साथ ज़्यादा बातें करनी चाहिए। आखिरी महीनों में माँ को बच्चे के साथ ज़्यादा बातें करनी चाहिए, टच करना चाहिए, बच्चे को अपना टच देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है। साइंस ये कहती है कि उसको पता होता है कि ये आवाज़ जो है ना, ये मेरे केयर गिवर की है, इसके साथ मेरी शनासाई है। तो वो अपनी माँ की आवाज़ को ना सिर्फ पहचानता है, बल्कि जब हम बाद में अगले चैप्टर पर जाएंगे बर्थ के बाद, तो आपको नज़र आएगा कि वो सिक्योर फील करता है जब वो अपनी माँ के पास होता है। तो ये चीज़ है। इसके साथ साथ मैं आपको एक रिसर्च की तरफ लेके चलता हूँ। ये बुक है हैबिट्स ऑफ अ हैप्पी ब्रेन, और जो हैबिट्स ऑफ हैप्पी ब्रेन है इसमें डॉक्टर लॉरिटा ब्रूनिंग इनका नाम, फिर साइंसदान का नाम देखें तो मजाल है वो सौखा नाम रख ले हमारे लिए। ये कहती हैं कि माँ को हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचनी चाहिए, यानी पॉजिटिव रहना चाहिए, शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इनका भी ये कहना है कि शुक्र अदा करना चाहिए, और जब पॉजिटिव चीज़ें सोचती हैं तो माँ के दिमाग में डोपामिन प्रोड्यूस होता है, और बच्चे के दिमाग में भी जो है ना वो डोपामिन जब माँ के दिमाग में प्रोड्यूस होता है और सारे बच्चे के दिमाग में डोपामिन प्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है कि उसका दिमाग बड़ी जल्दी डेवलप करना शुरू कर देता है। तो माँ को छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ों की तरफ, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये कहा, ये कहा, वैसे भी आदत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस टाइम में तो बिल्कुल आपने किसी की हिब्बत वैसे भी नहीं करनी चाहिए, इस हालत में तो बिल्कुल ही नहीं करनी, और पॉजिटिव सोच। इस प्रेगनेंसी के टाइम में तो वैसे हमारे घर में हमने पहले से एग्रीमेंट कर लिया था कि हमारी अगर आपस में कोई हल्की फुल्की सी बात हो जाती है, लड़ाई, तो हमने बहुत धीमे लहजे में बात करनी है, क्योंकि माँ बाप की आपस की कन्वर्सेशन भी मेरा ख्याल है बच्चे की रिफ्लेक्ट करती है, टाइप ऑफ कन्वर्सेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा झगड़े की सूरत में बात कर रहे हैं तो वो भी बच्चे को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर चीखेंगे, चलाएंगे तो बच्चा जो है उसको वो स्ट्रेस में जाएगा, और जब बच्चा स्ट्रेस में जाता है, यानी जब माँ स्ट्रेस में जाती है और जब बच्चा स्ट्रेस में जाता है तो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा। कॉर्टिसोल वही न्यूरोटॉक्सिक है, यानी वैसे तो ये हार्मोन है और अच्छा हार्मोन है, लेकिन इस कंडीशन में ये एक न्यूरोटॉक्सिन बन जाता है। बल्कि ऊंची आवाज़ें इस सेंस में क्या बच्चे को इतनी हाई पिच साउंड से भी दूर रखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम प्रेगनेंसी के टाइम में हम अवॉइड करते थे, बल्कि एक दफ़ा याद है हम लाहौर चले गए और वहाँ हम एक मॉल में मूवी के टिकट्स हमने करा लिया और हम मूवी देखने चले इंडिया में जो ड्यूरिंग माय टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और जैसे ही हम मूवी देखते स्टार्ट हुए हैं तो मतलब मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि ये कुछ अच्छी चीज़ मुझे फील नहीं हुई। तो मैंने ये एकदम मेरे ज़हन में ख्याल है, मैंने कहा नहीं, इतनी ऊंची साउंड्स तो मुझे नहीं सुननी चाहिए। तो फिर मैं अपनी छोटी बेटी को लेके मैंने कहा, आदि ने कहा चले आप वैसे विजिट कर लें मॉल, तो आप मूवी मत दिखें। और लेकिन हमने पूरी मूवी देखी हुई, हमने पैसे खर्च किए हुए थे, हाँ, तो हमने मूवी लेकिन ये बाहों को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। आज की मदर्स अक्सर इस टॉपिक पर नहीं सोचती हैं। अक्सर ग्रुप प्लान बना मूवी देखने चले गए प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक है, अच्छी बात है आप देखें, लेकिन घर में देखें, लो पिच साउंड में देखें, तो सिनेमाज में जाने से अवॉइड करें। और बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स का भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन जो है वो स्ट्रेस देती हैं। आवाज़ ऊंची वो ना करें। और फिर ये है कि एक स्टडी में देखा गया है कि बच्चों को जब वो पैदाइश से पहले उनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाई दी, और उसके बाद जब वो पैदा हुए तो उनके फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाई, लेकिन थोड़ी सी चेंज करके ट्यून। तो उन्होंने देखा कि स्टिल उन्होंने उसको, उस बच्चे ने उसको रिकग्नाइज करते, उसके ब्रेन की एक्टिविटी से देखा गया। फिर 4 महीने के बाद उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो जब हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए और माँ को हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, तो उसके साथ साथ ये एक और रिसर्च है जिसमें पैट्रिशिया कॉल ने बताया है कि बच्चा जो है वो राइम्स और लुलाबीज, जो मैंने पहले भी बात की थी, वो बड़े अच्छे तरीके से समझता है, और दिमाग बड़ा उसको समझता भी है, और उससे कग्निशन ग्रोथ जो है वो ब्रेन की बहुत होती है। तो हमें बच्चों को राइमिक वर्ड में, जिस तरह आप अभी तक राइमिक वर्ड में बच्चे से बात करती हैं, तो हमें बच्चों को राइमिक वर्ड्स जो हैं और नज़में और नशीद, नाते, ये चीज़ें ज़्यादा सुनानी चाहिए।
अच्छा, मैं आपको ट्विंकल ट्विंकल स्टार वाली भी रिसर्च बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं आता हूँ अपने आखिरी हिस्से में, और जिसमें हम ये बात करेंगे कि क्या बच्चा मैथमेटिक्स न्यूमरेसी भी सीख सकता है। तो बच्चा न्यूमरेसी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गई, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ख़वातीन को, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन थी, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूमरेसी के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स दिए गए, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, और नंबर्स को बोला गया। और उसके बाद देखा गया कि जो न्यूमरेसी माँ कर रही थी, जो पजल सॉल्व कर रही थी या मैथमेटिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रही थी, तो उसका जो बेबी था, उसके दिमाग का जो ब्लड का फ्लो था वो बढ़ गया, ऑक्सीजन बढ़ गई, तो ब्लड की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो तेज़ होना शुरू हो गई। लेकिन उस बच्चे को नंबर्स नहीं आए, न्यूमरेसी नहीं आई। वो हो सकता है वन की आवाज़ को तो पहचानता हो, लेकिन वन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो नहीं आया। अब हमें साइंस ये बताती है कि जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जिस तरह नंबर्स और मैथमेटिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, लिखना, रीडिंग करना, ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए दुनिया में होना ज़रूरी है, जिसमें आपके सामने चीज़ें होना ज़रूरी है। फिज़िकली आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लॉक्स के ज़रिए, पेन के ज़रिए, बुक्स के ज़रिए ये चीज़ें सीख सकते हैं। इनको प्रेगनेंसी के दौरान सीखना बहुत मुश्किल है। तो बच्चा, अगर मैथमेटिक्स की हम बात करें, नंबर्स की बात करें, न्यूमरेसी की बात करें, तो वो हमेशा पैदा होने के बाद सीखेगा। वो कभी भी पैदा होने से पहले नहीं सीख सकता। प्रेग्नेंट जब खातून है तो उनके लिए अच्छा है कि वह न्यूमरेसी के और इस किस्म के कुछ छोटे-छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें, ताकि बच्चे को ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले और उसकी वजह से बच्चा जो है वो, उसका दिमाग ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करे। अच्छा, फिर मैं आपको दोबारा लेकर चलता हूँ, एक और बुक है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, और इसमें भी ये बताया गया है कि आप जितना अच्छा अपने बारे में सोचेंगे, जितना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों में, उतना ही आपके बच्चे के दिमाग पर ग्रैटिट्यूड, शुक्राने का बहुत इम्पैक्ट मैंने देखा है। कि न्यूरो साइंस कहती है कि अगर माँ बहुत ज़्यादा शुक्र करती है तो उसका बच्चे पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके साथ-साथ इसमें ये भी लिखा गया है कि ग्रीनरी में माँ को ज़्यादा जाना चाहिए, और आखिर में जो आवाज़ हैं और नाराज़गियाँ हैं और गुस्सा है, इनसे बचना चाहिए। तो हमने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी कि क्या चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में होनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो कि हमें जिनसे दूर रहना चाहिए। अब हम आखिरी हिस्से में एक सवाल की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो अभी रेलेवेंट सवाल जो आ रहे हैं वो आगे के आ रहे हैं, यानी अगले चैप्टर्स के आ रहे हैं, तो हम हर सवाल को नहीं अभी एंटरटेन करेंगे। लेकिन एक सवाल था जो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि माँ और बाप दोनों का होना बच्चे की निगहदाश्त के लिए बड़ा ज़रूरी है। और किसी उस पर लोगों ने सवाल पूछा कि क्या अगर सिंगल मदर हैं तो अच्छा कर उनके लिए, हाँ, वो बच्चे की परवरिश अच्छी कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। न्यूरो साइंस इस मामले में क्लियर है कि एक माँ भी अपने बच्चे की बहुत अच्छी निगहदाश्त कर सकती है, लेकिन उनका जो परवरिश का स्टाइल है वो फिर चेंज होना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो बच्चे के साथ रिलेशन बिल्डिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा सेफ रखनी चाहिए, सिक्योर। माँ से बच्चे को सिक्योरिटी का आंसर मिलना चाहिए जो बाप से मिलता है। जब बाप बाप बच्चे के पास होता है तो बच्चा ये फील करता है कि मैं सिक्योर हूँ। माँ के साथ उसकी इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन अब माँ को दोनों रोल अदा करना है, तो उसे ये भी बच्चे को बताना है कि मैं इमोशनली भी अवेलेबल हूँ, और साथ ये कि मैं सिक्योरिटी भी आपको दे सकती हूँ कि अगर आप पर कोई भी किसी किस्म की आँच आएगी तो मैं सामने खड़ी होंगी। फिर साथ-साथ जो बाप की खेलने का अंदाज़ है, माँ को वो भी अपनाना होगा। बच्चों को कभी उठाया, कभी इधर किया, फिज़िकली उसको काफ़ी चीज़ें, यानी माँ में अब 2 पैटर्न्स नज़र आने चाहिए। बाप का पैटर्न अलग हो और माँ का पैटर्न अलग हो। और उसका एक तरीका ये भी है कि घर में, क्योंकि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, चाचा, दादा, नाना, मामू, ये वो रिश्ते हैं जो कि बच्चे के साथ उसकी मेंटोरिंग करें। क्योंकि ये रिश्ते मेल रिश्ते हैं, तो बच्चे के साथ जब ये कनेक्ट होंगे तो वो उनको वो जो फादर के ना होने की थोड़ी-सी एक गैप है वो पूरा करना शुरू कर देंगे। तो बच्चे के साथ कोई मेंटोर, कोई केयर गिवर ऐसा होना चाहिए जो मेल हो और उसका करीबी हो, इसको भी देखना चाहिए। और माँ और केयर गिवर की जो अटैचमेंट है बच्चे के साथ, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होनी चाहिए और उसमें क्वालिटी टाइम होना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए
कि बच्चे को ये फील ना हो कि मेरे पास शायद कोई नेमत मौजूद नहीं है। तो साइंस ये कहती है कि एक माँ भी बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत कर सकती है, और इस तरह की हमने मिसालें देखी भी हैं जहाँ पर एक माँ ने माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे बच्चे जो हैं वो दुनिया को दिए हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज के एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में हम अगले कुछ स्टेप्स पर बात करेंगे। तो उम्मीद है आज के एपिसोड में लोगों की इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा हुआ होगा, और हमने कोशिश की है कई ऐसी साइंटिफिक टर्म्स, कई ऐसी चीज़ें आपके साथ बहुत आसान अल्फाज में डिस्कस की जाएं ताकि एक आम इंसान को समझ आ सके आसानी से। तो चलें, ठीक है जी, हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह फिर आएंगे। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।